हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मा आप सभी का शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी बीपीएससी की तैयारी पूरी जोर शोर के साथ कर रहे होंगे और आप सभी ने अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी सॉल्व कर लिए होंगे। साथ ही आप सभी सब्जेक्ट भी कवर कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी के इस सीरीज में 1992 से लेकर अब तक के आए हुए सभी क्वेश्चंस पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला पॉलिटी का। इसका फ़ायदा यह होगा कि पूरी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाएंगे और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप उस सब्जेक्ट पर उतना ही फोकस कर सकें। इससे आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, यह सीरीज़ डेली इवनिंग शाम 4 बजे हमारे शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे देखना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के 1998 से 2004 तक के यानी कि जो पाँच क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं ताकि हमारा ज़्यादा समय ज़ाया ना हो। सो फ्रेंड्स, हम 1992 से जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम 42 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर के सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और ये संविधान के 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार लागू किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1954 में। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। कुल 489 सीटों के लिए निर्वाचन हुए, जिसमें कांग्रेस ने 364 सीटों पर विजय हासिल की। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संविधान में है ऑप्शन ए 300 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 350 अनुच्छेद से अधिक, ऑप्शन सी 400 से अधिक अनुच्छेद, ऑप्शन डी 500 अनुच्छेद। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक अनुच्छेद। फ्रेंड्स, संविधान लागू होते समय 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं और इसमें 12 अनुसूचियाँ, अब 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में संविधान की उपधाराओं को जोड़ने बाद में ये जो अनुच्छेद है कुल मिलाकर लगभग 444 से 445 के आसपास जा चुकी है। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 350 अनुच्छेद से अधिक। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी एक सामाजिक प्रजातांत्रिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक लोकतंत्र। फ्रेंड्स, तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ऑप्शन डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। यानी कि भारत के संविधान
भाग 3 में उपबंध जिसमें मूल अधिकार लिखे गए हैं, इसमें संपत्ति के अधिकार को पहले था शामिल, संपत्ति का अधिकार भी शामिल था हमारे मूलभूत अधिकारों में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और संपत्ति के अधिकार अब अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय विधानमंडल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति में। फ्रेंड्स अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, जिनका प्रयोग संविधान के अनुसार या स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अनुसार राष्ट्रपति जी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? ऑप्शन ए संसद का सदस्य नहीं होते, ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन डी दोनों सदनों का सदस्य। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सदस्य। यानी कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत में लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, परंतु जिस प्रकार संसद की सदस्यता के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, उसी प्रकार प्रधानमंत्री पद के लिए भी किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्ष में 1 बार, ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी वर्ष में 3 बार, ऑप्शन डी वर्ष में 4 बार। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष में 2 बार। यानी कि अनुच्छेद 85(1) के तहत लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी आजीवन के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष के लिए। यानी कि फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चूँकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अतः प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। यानी कि फ्रेंड्स लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश भेजता है। और कितने प्रतिनिधि भेजता है अगर बात करें तो ये टोटल 80 प्रतिनिधि अपने यहाँ लोकसभा में भेजता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुए थे। यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यह 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल कोर्ट का ही एक नया रूप है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? किसके द्वारा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है।
ऐसा प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय जनता की, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सरकार की, ऑप्शन नंबर सी नौकरशाही की, ऑप्शन नंबर डी राजनेताओं की। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थानीय जनता की। यानी कि फ्रेंड्स, चूंकि पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण पर आधारित है, इसलिए इसमें स्थानीय जनता का सहयोग आवश्यक है। स्थानीय जनता की उदासीनता इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सबसे बड़ी बात है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी 42वीं बीएससी परीक्षा के जो क्वेश्चंस जो 1998 में हुई थी, उसके पॉलिटी में आए हुए क्वेश्चंस थे। सो अब हम 43 बीपीएससी यानी 43वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 1999 में हुई थी, अब हम उसके क्वेश्चन से देख लेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो समय समय पर जब भी हम डालेंगे आपको सबसे पहले मिलती रहेंगे, और हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है। और हमें ज़रूर कर बताएं कि आपको ये वीडियो ये सेशन कैसे लग रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था, यानी कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। यानी कि पंचायती राज सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की। और अगर हम बात करें पंचायती राज कोई संविधान में कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स पंचायती राज का अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के विकास का दायित्व सौंपा गया है। सो फ्रेंड्स, हमें इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि सर्वप्रथम नागौर राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसके संविधान में वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, यानी किसको किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, ऑप्शन बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन। यानी कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था, और इसके जरिए विधिक रूप से इस प्रणाली को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाकर देश के बहुसंख्यक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को भी लागू किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में संघीय वित्त आयोग फेडरल यानी फाइनेंस संबंध रखता है। ऑप्शन ए राज्यों के बीच वित्त से, ऑप्शन बी राज्यों व केंद्र के बीच वित्त से, ऑप्शन सी केंद्र व स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। यानी संघीय वित्त सियासत उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत आय तथा व्यय की संपूर्ण मदों को केंद्रीय या संघ सरकार या राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के बीच बांट दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, 43वीं बीपीएससी परीक्षा के जो क्वेश्चंस थे जो 1999 में हुई थी, उसके क्वेश्चन इतने ही थे। आगे हम देखते हैं अपने 44वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 2001 में होती है, और उसकी हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को
मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक आयोग के पास, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति के पास। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति के पास। यानी अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों के नाम निर्देशित कर सकेगा यदि उनकी राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कार्यपालक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी एकल हस्तांतरणी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं को उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विधान पालिका परिषद, ऑप्शन नंबर बी विधान पालिका समिति, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल का कार्यालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विधान पालिका परिषद। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 71वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 74वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 73वां संशोधन। यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पारित हुआ और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112 से 35, और ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 222 से 235, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मौलिक कर्तव्य है। यानी कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में 14 भाग जोड़ा गया और इस भाग को नाम पड़ा भाग 4 में भाग का, यानी कि अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और फ्रेंड्स, अगर हम अभी बात करते हैं वर्तमान समय में हमारे 11 मूल कर्तव्य है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी विधि आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल। यानी कि फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ओके फ्रेंड्स, और ये भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी भी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद भी धारण करता है। ओके फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारतीय मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी प्रवर समिति। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ओके, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक का कार्यकाल और 65 वर्ष तक की आयु तक ही पद धारण कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर सी संसद के पास, ऑप्शन नंबर डी विधि मंत्रालय के पास। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद के पास। यानी कि अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्ति के विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ऐसे विधान के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, ऐसा कहा गया है। यानी कि इसमें वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास में है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक पुनर्वीक्षण, ऑप्शन नंबर सी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यायिक पुनर्वीक्षण। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, और न्यायिक पुनर्वीक्षण की बात करें तो ये अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, यानी किसका करता है? ऑप्शन नंबर ए शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन नंबर बी लोगों की हिस्सेदारी का, ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक विकास का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। यानी कि हम बात करें तो भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। अच्छा, ओके फ्रेंड्स, हमारे 44वीं बीपीएससी परीक्षा में आए हुए पॉलिटिक्स के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये हम 45वीं बीपीएससी परीक्षा जो 2002 में हुई थी, अब आगे हम उसके क्वेश्चंस पर बढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 45वीं बीपीएससी परीक्षा के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दर्जा का देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए संसद को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग को, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय का। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग को। इनकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल की मान्यता देने की शक्तियाँ हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। यानी भारतीय संविधान के
भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है। उन्हीं में से एक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व उसको महत्व प्रदान करना। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, यानी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। यानी कि फ्रेंड्स, लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा तथा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान परिषद पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 245, ऑप्शन नंबर डी 326। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 245। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। ओके, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए उसे भारत का नागरिक राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता तथा उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक की हो। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी धर्म। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान। यानी कि भारतीय संविधान में देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है कौन? यानी संविधान। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका यानी किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी विधानपालिका, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी संघ लोक सेवा आयोग। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विधानपालिका। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार कार्यपालिका विधानपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? यानी अर्थ है ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी लंबित प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी स्थगन काल, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल के बाद का ठीक समय, यानी ठीक बाद का समय। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। यानी कि शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के अवलंबनीय महत्व के किसी मामले को उठाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है और यह समय 12 बजे से शुरू होकर 1 बजे खत्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A के अंतर्गत
अनुच्छेद 391 जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, या 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। लेकिन फ्रेंड्स वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री का सचिव, ऑप्शन नंबर डी मुख्य सचिव। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख राज्यपाल होता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर सी महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल सलाह देता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 होगा, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग अधिनियम। ओके फ्रेंड्स, अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा तथा उनको स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। ओके फ्रेंड्स, और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया, और जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी मान्यता भी दी गई। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, यानी कौन कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इसके अंतर्गत आते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के महाभियोग से, ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग की नियुक्ति से, ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज प्रणाली से। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 निर्धारित करते हैं कि सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना और सुचारू रूप से काम करने की सुविधा प्रदान करेगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा ओके फ्रेंड्स, ये हमने 45वीं बीपीएससी परीक्षा के में जितने भी आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो हमने सारे डिस्कस किए। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 46वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम अगला स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि 46वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी डी आईएमएफ के पूर्व भारतीय प्रतिनिधि रह चुके हैं। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बाकी भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और आईएमएफ के पूर्व भारतीय प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए
भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद में आते हैं चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद में आते हैं राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी में है राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन सी में है राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद में राज्यों के मुख्यमंत्री, और उसके बाद में आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं। अगर हम भारतीय संविधान में बात कर रहे हैं वर्णित पदों के वरीयता क्रम के बारे में, तो सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, और फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आगे सीरीज चलती रहेगी। ओके, अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्यकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग के द्वारा, यानी कि वित्त आयोग जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, राज्य और संघ के बीच बदलते वित्तीय संबंधों का आकलन तथा संशोधन करने का सुझाव राष्ट्रपति को देता है। और वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, ये 46वीं बीपीएससी जब परीक्षा हुई थी 2004 में, अगर उसके हिसाब से बात करें तो इसका आंसर था हमारा डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया। लेकिन वर्तमान समय में योजना आयोग की जगह हटा करके नीति आयोग ला दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, जिसमें फर्स्ट जो हमारे उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पड़गड़िया थे, और वर्तमान समय की अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में नीति आयोग में उपाध्यक्ष कौन है, तो उनका आंसर होगा सुमन बेरी, यानी कि वर्तमान समय में वहाँ पर जो उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी जी है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा, 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन नंबर डी 56। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर ए 44, यानी कि 44वीं यानी कि 14वीं बीपीएस यानी कि 14वीं लोकसभा में जो महिला सांसद थी वो 44 थी, लेकिन वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा चल रही है। और अगर इसकी बात करें तो 17वीं लोकसभा में हमारी जो महिला सांसद है वो 78 है, यानी 78 है लोकसभा में। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 25 महिला सांसद हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी किसी की भी नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति के, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और साथ ही धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और उस पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, और भारत के संचित निधि से धन खर्च करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी धन विधेयक का ही प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु वह राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए नगरपालिका अधिनियम से,
ऑप्शन नंबर बी मकान किराया अधिनियम से, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज अधिनियम से, ऑप्शन नंबर डी सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि से। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज अधिनियम से। यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। ओके फ्रेंड, संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में पंचायती शीर्षक नाम से नवा भाग जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, ऑप्शन नंबर बी भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी सॉलिसिटर जनरल यानी महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति का सचिव। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति के सचिव को लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार नहीं है, बाकी अन्य तीनों को है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 52वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन के तहत। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए और यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, यानी 11 है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? ऑप्शन नंबर ए 11वीं, ऑप्शन नंबर बी 12वीं, ऑप्शन नंबर सी 13वीं, ऑप्शन नंबर डी 14वीं। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14वीं। और अगर हम बात करें वर्तमान समय में कि वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा चल रही है, तो इसके चुनाव की बात करें तो इसके चुनाव 7 चरणों में कंप्लीट हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य से, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी सी पंजाब व हरियाणा राज्य से, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य से। सो फ्रेंड्स, इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य से। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। और ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी एम राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार 1950 और 1960 के बीच में राष्ट्रपति रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या। ओके फ्रेंड्स, 40वीं बीपीएससी परीक्षा को भी में जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चंस आए थे उनको कवर कर लिया है सभी को। अब आप हमें कमेंट करके यह बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो या डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम उस समस्या को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी वही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।